अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बनाना रिपब्लिक क्या होती है और क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बनाना रिपब्लिक की हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो सबसे पहले ये टर्म 1904 में अमेरिकन राइटर ओ हेनरी ने अपनी किताब कैबेजेस एंड किंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराई और इसमें उसने हॉन्डुरस जैसे ममालिक को एक हाइपोथेटिकल स्टेट की सूरत में प्रेजेंट किया और वहाँ पे अपने ऊपर गुजरे हुए कुछ तजुर्बात को शेयर किया उस किताब के अंदर। हुआ बेसिकली ये था कि 1870 में एक अमेरिकन जहाज़ के कैप्टन ने कुछ बनाना ख़रीदे जमैका से और उनको ह्यूस्टन में ले जाके 1000% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया। इससे दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये हुई कि अमेरिकन को एक नए फल का टेस्ट पता चला जो उनको बहुत पसंद आया, और दूसरी चीज़ ये हुई कि वो फल बेइंतहा सस्ता था। इसका तकाबुली जायज़ा हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि उस ज़माने में 2 सेब जिस कीमत पे हासिल किए जा सकते थे उसी कीमत पर 12 केले हासिल किए जा सकते थे। इससे हुआ ये कि केलों की डिमांड अमेरिका के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कुछ अमेरिकन कंपनीज़ ने फ़ैसला किया कि वो हॉन्डुरस और दीगर नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके अपना एक्सपोर्ट का कारोबार जमाने की कोशिश करेंगी। ये सूरत हाल बढ़ती चली गई और ये बिज़नेस मॉडल बहुत सक्सेसफुली, बहुत कामयाबी के साथ काम करता रहा और हालात यहाँ तक आ गए कि 19वीं सदी के आखिर में 3 अमेरिकन कंपनीज़ यानी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, स्टैंडर्ड फ्रूट कंपनी और काइमल फ्रूट कंपनी ने इन ममालिक के ऊपर अपने पंजे बहुत अच्छी तरह से गाड़ लिए। और ना सिर्फ पंजे गाड़ लिए बल्कि वहाँ की कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और एक्सपोर्ट बिज़नेस का जो बनाना का होता था उस पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद उन्होंने दूसरा काम शुरू किया और वो ये था कि वहाँ पे ज़मीनों पे कब्ज़े करना शुरू किए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्ज़ा करना शुरू किया, वहाँ की रोड्स बनानी शुरू की, गवर्नमेंट से इजाज़त लेके उन रोड्स को अपने कब्ज़े में किया, उन लैंड्स को ख़रीदा, रेलवे सिस्टम पूरा ख़रीदा और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह अपने कब्ज़े में ले लिया। जब बात यहाँ पहुँच गई, इन्हीं कंपनीज़ में एक कंपनी के ओनर मिस्टर सैम ज़मूरे, जिनको बनाना मैन भी कहा जाता था, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी उन्होंने। वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने हॉन्डुरस की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और वहाँ पे फ़ौजी अमरीत लेकर आ गए और उस फ़ौजी अमरीत ने उनको ड्यू और अनड्यू फेवर देना शुरू कर दी, जिससे उनका बिज़नेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो मज़े की बात यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट, जिसकी कंपनीज हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला जैसी कंट्रीज़ के अंदर फसाद फैला रही थी, अमेरिका की वो गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी हुई थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो भी हो रहा था उसको वो खामोश तमाशाई की तरह देखते रहे। इससे इन कंट्रीज़ को क्या नुकसान पहुँचा? सबसे पहला नुकसान ये पहुँचा कि जब इन कंट्रीज़ ने बेइंतहा लोन लेना शुरू किया गैर ममालिक से तो इनका फॉरेन डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, करेंसी की कीमत बहुत ज़्यादा नीचे चली गई और जो गरीब तबका था उसकी तादाद में ना सिर्फ ही कि इजाफा हुआ बल्कि उनकी फ्रस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और बिल आखिर सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि इन कंट्रीज़ की हुकूमत ने अपनी पूरी इकॉनमी इन बनाना कंपनीज़ के हवाले कर दी और यूँ एक बनाना रिपब्लिक की टर्म ईजाद की गई और कुछ कंट्रीज़ को जिनके हालात कुछ इस तरह से हो जाएं जैसे ग्वाटेमाला और हॉन्डुरस के हुए थे, उनको बनाना रिपब्लिक कहना शुरू कर दिया। अब इस सारे किस्से के अंदर जो मुख्तसर तारीख मैंने आपको बताई है इन कंट्रीज़ की, उससे हमें सबक क्या मिलते हैं? पहला तो हमें ये देखना चाहिए कि बनाना रिपब्लिक कंट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी सिफात क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इन कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। ये कंट्रीज़ पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होती। यहाँ पे कभी हुकूमत बन रही होती है, कभी हुकूमत टूट रही होती है, कभी आमरीत आ रही होती है, कभी आमरीत जा रही होती है और ये सिलसिला चल रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस तरह की कंट्रीज़ की इकॉनमी आम तौर पे किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर बेस करती हैं, जैसे हमने ग्वाटेमाला और हॉन्डुरस की एग्जांपल देखी जहाँ पे पूरी की पूरी इकॉनमी सिर्फ केले की एक्सपोर्ट के ऊपर बेस कर रही थी। तीसरी इंपॉर्टेंट सिफत ये होती है कि ये इन कंट्रीज़ के अंदर गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जाता है और अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जाता है और सोशल क्लासेस के दरमियान गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन कंट्रीज़ में होती है वो ये होती है कि जब फॉरेन इन्फ्लुएंस आता है, जब बाहर ममालिक की, दूसरे ममालिक की कंट्रीज़ एक मुल्क के अंदर आके उनकी रिसोर्सेज पे कब्ज़ा जमाना शुरू करती हैं तो वहाँ के आवाम को बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया जाता, उनको बहुत इल इन्फॉर्म रखा जाता है और उनकी एजुकेशन पे कोई काम नहीं होता, क्योंकि जब वो एजुकेशन हासिल करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए तरक्की की राहें खुलेंगी, उनको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और वो उस तरह से उस कंट्री के मामलात को समझना शुरू करके कोशिश ये करेंगे कि उन मामलात को अपने हाथ में लें, जो कि इस तरह के कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके अलावा आम तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कमीशन
रिश्वत, करप्शन का शिकार हो जाते हैं और ये बीमारी फैलते फैलते आम आवाम तक पहुंच जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी असर व रसूख वाला तबका होता है इन ममालिक के अंदर, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें ख़रीदे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों से ज़मीनें ख़रीद के अपने कब्ज़े में करे और अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करे। उस प्रॉपर्टी के अंदर उसे जो भी चीज़ें बनानी हैं, चाहे वो प्लाज़ा बनाने हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं, वो सब उनकी मिल्कियत में चले जाते हैं। अब अगर मैं आपको मुख्तसरन इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊं तो 4-5 चीज़ें हमें नोट करने की हैं जो कि हमें नोट करनी चाहिए। पहला ये कि बनाना रिपब्लिक के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, करेंसी डीवैल्यू होना शुरू हो जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बेइंतहा बढ़ जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिलता है कि वो उन ममालिक को कर्जा दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सूद हासिल करने की कोशिश करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं मेंशन करना भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन किसी कंट्री के अंदर पैदा होती है तो सुपर पावर्स को एक मौका मिल जाता है इंटरवीन करने का, मुदाखलत करने का इन कंट्रीज़ के अंदर जो कि बनाना रिपब्लिक कहलाती हैं। अब हमें देखना यह है कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है या नहीं है। मैंने जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत वीक है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तकरीबन 4 या 5 मार्शल लगे हैं। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं वो भी अनस्टेबल रही हैं, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। पाकिस्तान में अभी तक एक भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं गुजरा है जिसने अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी की हो। मुल्क के अंदर पॉलिटिशियन, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, अदालती निज़ाम सब के सब बेइंतहा करप्शन का शिकार हैं और इस करप्शन की वजह से दीगर मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का रेट बेइंतहा ज़्यादा है, करंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एक डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है मुल्क के अंदर क्योंकि बेइंतहा फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त मुल्क के अंदर अमीर और गरीब तबके के दरमियान गैप बढ़ता चला जा रहा है। अमीर अमीर से अमीर तरह होता चला जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तरह होता चला जा रहा है। लेकिन इसी बीच में कुछ सिल्वर लाइनिंग भी मौजूद है, कुछ उम्मीद की किरणें भी मौजूद हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जैसी कंट्री किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमारी बेइंतहा चीज़ों की एक्सपोर्ट है, हम इंपोर्ट भी करते हैं आइटम्स को और एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी आर्मी बेइंतहा स्ट्रांग है। दुनिया की टॉप 5 आर्मीज़ में हमें काउंट किया जाता है जो कि मुल्क की हिफाजत भी करती हैं। कोई मुल्क के ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो उसमें उसके सपोर्ट के लिए भी हाजिर हो जाता है और बैरून मुल्क भी मुल्क का दिफा करती हैं। पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंटली एक न्यूक्लियर पावर है, तो ऐसी कंट्री को जो कि न्यूक्लियर पावर हो, कोई भी बड़ी ताकत नहीं चाहेगी कि वो डिफ़ॉल्ट करे या वो एक बनाना रिपब्लिक बन जाए जहाँ पे हर आदमी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सके और करप्शन कर सके, इन्फ्लेशन फैला सके और दीगर मसाइल पैदा कर सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अहम चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुल्क में तकरीबन 64% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम। ये नौजवानों की ताकत अगर इकट्ठा हो जाए, तालीम हासिल करे, अपने आप को समझने की कोशिश करे, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करे, अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा करे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ चली जाए, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और हम ये डिस्कशन ही नहीं किया करेंगे कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है या नहीं है। मेरी आज की वीडियो का मकसद एक पैगाम अपने नौजवानों को ये भी देना था कि क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हमेशा की तरह से एक बहुत नाजुक दौर से, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पावर नौजवानों के पास है। उन्हें अपने सोशल मीडिया को सही तरह इस्तेमाल करना है, उन्हें अपनी तालीम पे फोकस करना है, उन्हें अपने शऊर पे फोकस करना है, क्योंकि जब तक शऊर नहीं होता तालीम और इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप मास्टर्स कर लें, आप PhD कर लें, लेकिन अगर आपके अपने अंदर शऊर नहीं है, और वो पॉजिटिव शऊर की बात कर रहा हूँ, वो शऊर डेवलप नहीं होता तो आप और आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है, तालीम हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। और आजकल तालीम हासिल करना बहुत आसान है। आप घर बैठे अमेरिका से तालीम हासिल कर सकते हैं, अमेरिका के बेस्ट इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते और कोई आपकी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लग रही होती है। और मजमूई तौर पर क्योंकि पाकिस्तान एक ज़हीन कौम है, तो मेरा ख्याल है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे भरोसा है कि अगर हमारे नौजवान प्रॉपर तरीके से तालीम हासिल करना शुरू करें तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ सकती है। आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।